स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे 67th बीपीएससी सीडीपीओ के लिए जो आगामी पीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, जैसे बिहार का जीके जीएस। और इस टेस्ट में हम कवर करेंगे बिहार का जीके जीएस और करंट अफेयर्स यहाँ पे बिहार के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भी इसमें करंट अफेयर्स रहेगा। तो ये दो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं और ये दो टॉपिक से, एक करंट अफेयर्स से और बिहार से, करीब मिलाकर के आपका 30 से 35 क्वेश्चन आता है। और हम कोशिश करेंगे कि उसमें से करीब करीब हमारा जो ये गेस क्वेश्चन रहेगा, इसमें से करीब करीब आपका 10 से 12 क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हम न्यू सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और ये जो न्यू सीरीज़ है, विभिन्न टेस्ट सीरीज़ों में जैसे दृष्टि हो गया, आस्था हो गया, परफेक्शन हो गया, मेधा हो गया, और भी बहुत सारा टेस्ट सीरीज है, उसमें से बिहार और करंट का जो है टॉप क्वेश्चन वो मैं सेलेक्ट करके आप लोग को डेली कुछ ना कुछ न्यू टेस्ट सीरीज़ करवाने का कोशिश करूंगा, जिसमें से 30 से 35 क्वेश्चन रहेगा। और ये एकदम दो टॉपिक रहेगा, बिहार जीके जीएस और करंट अफेयर्स रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप लोग हमारे इस वीडियो को, इस टेस्ट को प्यार दें, ताकि मैं और भी अच्छे से और भी अच्छा सा डाटा संकलन करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं और एग्ज़ाम में आप लोगों का सामान्य रूप से लाभ हो सके। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 73 नंबर है। तो यहाँ पे जो जिस सेट का मैंने लिया है उसमें से 73 से ही शुरू हुआ था। तो यहाँ पे लगभग टोटल 35 क्वेश्चन रहेगा और मैं 35 क्वेश्चन आपका करवा दूंगा, ताकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर आप देखना चाहते हैं तो एक बार आप इस वीडियो को पूरा देख लें। अगर आपको पसंद नहीं आए तो कृपया करके आप चैनल को आप छोड़ सकते हैं, अगर पसंद नहीं आने पे। और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये टेस्ट आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए यहाँ का क्वेश्चन ही आप लोग देख लीजिए कि क्वेश्चन हाँ ठीक है क्या है। आप लोग भी अगर तैयारी कर रहे होंगे तो प्रीवियस ईयर बीपीएससी का सेट मारे होंगे, तो आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा कि किस पैटर्न पे एग्ज़ाम आ रहा होगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन देता है, उसी पैटर्न पे मैंने इसमें क्वेश्चन वगैरह का देख करके तैयार मतलब संकलन किया है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। 73 नंबर में है, बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो यहाँ पे आप लोग डेट वाइज छोटा वाला भी डेट याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 जून 1857 को बिहार में क्रांति की शुरुआत हुई थी। और यहाँ पे जो था, ये शुरुआत जो हुई थी तत्कालीन देवघर जिले के रोहिणी नामक गांव से हुई थी। देवघर जिला अब आपका झारखंड में चला गया है। और यहाँ पे देवघर जिले में रोहिणी नामक गांव में यहाँ पे 32वीं रेजिमेंट के 3 सैनिकों द्वारा मेजर नॉर्मन लेसी का हत्या कर दिया गया और अन्य एक अंग्रेज अधिकारी का हत्या कर दिया गया था, जिसके कारण तीनों भारतीय सैनिकों को मृत्युदंड दे दिया और यहाँ पे जो क्रांति हुई थी उसे दबा दिया गया। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बनता है, जैसे बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 12 जून 1857 को। और बिहार की जो रोहिणी नामक है, वहाँ पे किस रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, तो 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। और वहाँ के सैनिकों ने, 3 सैनिकों ने किस मेजर को हत्या कर दी थी, किस अंग्रेज मेजर की हत्या कर दी थी, तो उसका नाम है नॉर्मन लेसी। नेक्स्ट है ये 74 में, बुरा बिहार में खिलाफत आंदोलन के दौरान 16 फरवरी 1919 को पटना में हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो 74 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हसन इमाम। बिहार में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 16 फरवरी 1919 को पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक बैठक से शुरू हुई, जिसमें खलीफा के प्रति मित्र राष्ट्रों द्वारा उचित व्यवहार के लिए लोकमत बनाने की बात कही गई थी। नेक्स्ट है ये 75 में, बोल रहा है कि मजरूल हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना किसकी दी हुई जमीन पर की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे 1-2 बार पूछ चुका है, तो इसका याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, खैरू मियाँ की ज़मीन थी। ठीक है, और खैरू मियाँ की ज़मीन ही पर ही मजरूल हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना की, जो बाद में राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य केंद्र बन गया था। अब आगे चलकर यह बिहार कांग्रेस समिति का कार्यालय बन गया है। नेक्स्ट है ये 76 नंबर में, यहाँ पे देखिए 76 में बोल रहा है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा को किसने स्थापित किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सचिंद्र नाथ सन्याल ने। ठीक है, और इसी समिति में रेवती नाग के एक व्यक्ति थे जो भागलपुर में
और एक यदुनाथ सरकार के नाम के व्यक्ति थे। इन्होंने बक्सर में युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षित किया था। नेक्स्ट आइए 77 में बोल रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो बिहार में ऑप्शन सी हो जाएगा, सिवान जिले में। और अगर स्पेसिफिक क्षेत्र पूछता है तो फिर सिवान के जीरादेई नामक गांव में हुआ था, जीरादेई नामक। और अगर पूछेगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था तो पूरा डेट बताइए, तो इनका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म हुआ था वो 2 दिसंबर 1884 को हुआ था। नेक्स्ट आइए 78 में बोला है कौन सी नई टीम आईपीएल 2022 की हिस्सा होगी? तो आईपीएल 2022 का कौन से हिस्सा होगी? तो यहाँ पे 2 टीम है, अहमदाबाद और लखनऊ। तो ऑप्शन ई इसका हो जाएगा। तो अब बताइए कि टोटल टीम कितनी हो गई है? तो टोटल टीम अब 10 हो गई है। नेक्स्ट आइए 79 में बोला वर्ष 2024 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस रूप में घोषित किया गया है? तो 2024 को किस रूप में घोषित किया गया है? तो 79 का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, उष्ण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि उष्ण इसका इंग्लिश क्या होता है? तो ये होता है कैमेलिड्स, CAMELIDS। ठीक है, कैमेलिड्स। और इससे पहले 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरे का दिवस घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो 2023 को याद रखिए, 2023 को क्या घोषित किया गया है? तो बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, और 2024 को तो उष्ण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। 80 नंबर में आइए, बुरा पूरे दुनिया में टीकाकरण सप्ताह मनाया गया। तो पूरे दुनिया में यानी कि विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया गया? तो इसका याद रख लें आप लोग, ऑप्शन सी हो जाएगा 24 से 30 अप्रैल 2021 के बीच। और यह जनरली कोविड टीकाकरण को जोड़ देते हुए ये टीकाकरण सप्ताह मनाया गया। नेक्स्ट आइए 81 नंबर में बोला रोपण फसलों पर 24वीं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी दिसंबर 2021 में किस शहर में शुरू हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोच्चि में ये शुरुआत इसकी हुई। नेक्स्ट आइए 82 में बोला इतिहास में पहली बार निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष यान ने सूर्य के कोरोना को छुआ है? अब ये कोरोना वायरस मत समझ लीजिएगा, ये सूर्य का कोरोना होता है। ठीक है, जो किनारे किनारे उसका जो रोशनी होती है वही उसको कोरोना कहा जाता है। तो सूर्य की कोरोना को छुआ है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, पार्ग सोलर प्रोब, जो कि नासा के तरफ से भेजा गया था। और ये 28 अप्रैल 2021 को सूर्य की ऊपरी वायुमंडल कोरोना में इसको सफलतापूर्वक प्रवेश करके उड़ान भरी। नेक्स्ट आइए 83 में बोला 23 से 24 नवंबर 2021 को आयोजित भारत और इंडोनेशिया के बीच 37वें संयुक्त नौसेना अभ्यास का क्या नाम है? नौसेना अभ्यास, नौसेना मतलब होता है समुद्री नौसेना। ठीक है, तो याद रखिएगा 83 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच 37वें संयुक्त नौसेना अभ्यास का क्या नाम है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, कारपेट। नेक्स्ट आई 84 में अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल confusion9.2.11 पे सेंड कर दूंगा। वहाँ से आप लोग पहले स्वयं से इसका क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा, उसके बाद आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप अपना आंसर और एक्सप्लेनेशन मैच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। 84 में है कि कौन सा देश बिटकॉइन समर्पित बॉन्ड से पहली बिटकॉइन सिटी बनाने जा रहा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, अल सल्वाडोर। ठीक है, याद रखिएगा अल सल्वाडोर। और अल सल्वाडोर की योजना है कि $1 अरब के बिटकॉइन समर्पित बॉन्ड से जो पैसा है उसके साथ दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाना है। नेक्स्ट आई 85 में निम्नलिखित में से किसने हाल ही में समाप्त हुए T20 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता है? इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, डेविड वार्नर ने। और इसने पूरे इस T20 वर्ल्ड कप के पूरे टूर्नामेंट में कुल 289 रन बनाए थे। नेक्स्ट आई 86 में बोरा अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWLF, ठीक है,
IWLF को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है अक्टूबर 2021 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सहदेव यादव को। नेक्स्ट आइए 87 में, बोल रहा है कि भारत का कौन सा राज्य सभी जिलों में एंटी ड्रग सेल स्थापित करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट आइए 88 में, समृद्ध कार्यक्रम, समृद्ध प्रोग्राम जो है निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो 88 का ये सही हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उत्पाद नवाचार, विकास व वृद्धि के लिए समृद्ध कार्यक्रम स्टार्टअप एक्सीलरेटर ऑफ माइटी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ यानी कि समृद्ध का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट आइए 89 में। 89 में क्या बोल रहा है कि किसने शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया। किसने लिखा ये नहीं पूछ रहा है, किसने विमोचन किया है। तो अगर विमोचन पूछेगा तो ऑप्शन सी हो जाएगा, राजनाथ सिंह। और अगर इसके लेखक पूछेगा तो इसके लेखक जो हैं वो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर प्रभलीन सिंह ने लिखा है। नेक्स्ट आइए 90 नंबर में, बोल रहा है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को केंद्र सरकार ने पराक्रम दिवस मनाने का घोषणा किया है, निर्णय ले लिया है। और ये कब मनाया जाता है, तो 23 जनवरी को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट आइए 91 नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोया अग्रवाल को। एयर इंडिया की पायलट कैप्टन जोया अग्रवाल को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। और संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता बनने का इन्हें अवसर मिला है। ये जनरेशन इक्वलिटी के तहत इनका यहाँ पे बनाया गया है। नेक्स्ट आइए 92 में, किस देश की अध्यक्षता में संघाई सहयोग परिषद SCO की राष्ट्राध्यक्षों की 21वीं बैठक आयोजित की गई है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 92 नंबर, एकदम इसे याद कर लीजिए, रट लीजिए कि SCO यानी कि संघाई सहयोग परिषद की राष्ट्राध्यक्षों की जो 21वीं बैठक हुई है वो किसकी अध्यक्षता में हुई है और कहाँ हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तजाकिस्तान की अध्यक्षता में हुई है। और ये तजाकिस्तान में ही हुआ है और ये जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ है। और तजाकिस्तान की राजधानी ये दुशांबे में हुआ है। तो याद रखिएगा, ये ऑनलाइन डिजिटल रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ है। और इसकी एक प्रमुख जो घटना है वो ये है कि इस संगठन में ईरान को 9वां यानी कि 9th पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए 93 में, जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में है। यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र का ये रिपोर्ट जारी किया गया है जनवरी 2021 में। तो याद कर लें, सबसे ज़्यादा प्रवासी भारतीय किस देश में है, बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात में। करीब 35 लाख के आसपास यहाँ पे भारतीय प्रवासी हैं संयुक्त अरब अमीरात में। ये पहले नंबर पे है। और दूसरे नंबर पे जो है वो अमेरिका है। यहाँ पे करीब 27 लाख के आसपास प्रवासी भारतीय हैं। नेक्स्ट आइए 94 में, बोल रहा है कि भूटान ने निम्नलिखित में से किसे देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदल पेलजी खोरलो से सम्मानित किया गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसे। कौन सा पुरस्कार, तो ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है नगदल पेलजी खोरले। ये दिया गया है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी जी को। और ये जो दिया गया है वो दिया गया है क्यों, क्योंकि उन्होंने कोविड-19 महामारी के समय में भारत के बिना शर्त समर्थन के लिए ये भूटान ने ये पुरस्कार दिया है, ये सम्मान दिया है। पुरस्कार नहीं कहें, इसे सम्मान कहा जाता है। 95 नंबर में आइए, डॉक्टर सना रामचंद गुलवानी किस देश को पहली हिंदू सिविल सेवक बन गई हैं। यानी कि कौन ऐसी डॉक्टर सना रामचंद गुलवानी जो हैं वो किस देश की हिंदू वोमेन सिविल सर्वेंट बन गई हैं। तो ये पाकिस्तान की जो है
वो पाकिस्तान की ये पहली ऐसी हिंदू महिला है जो सिविल सर्वेंट बनी है पाकिस्तान में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा नाम डॉक्टर सना रामचंद गुलबानी। नेक्स्ट आइए 96 में अक्टूबर 2021 में किसने वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो 96 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूपेंद्र यादव। और भूपेंद्र यादव क्या है? तो ये केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। इन्होंने 2 अक्टूबर 2021 को एक वेब पोर्टल वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट आइए 97 में। 97 में यहाँ पे बोल रहा है कि किस देश में बढ़ी अनिश्चितता के बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने दिए जाने वाले फंड पर रोक लगा दी है? तो ये तो आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा अफगानिस्तान पर। नेक्स्ट आइए 98 नंबर में। 98 बोल रहा है कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि शॉर्ट में इसको लिखा जाता है EIU, ठीक है। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सेफ सिटी इंडेक्स 2021 में दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में भारत की राजधानी नई दिल्ली का स्थान कितना है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। 98 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 48वां इसका स्थान है। और कितने शहरों में? इस सूचकांक में टोटल 60 शहरों को शामिल किया गया था, 60। तो 60 में से जो है वो दिल्ली का जो स्थान है वो 48वां है। और याद रख लेंगे ये 60 शहर में से 2 जो राजधानी है वो शामिल किया गया है भारत का। तो 48वें नंबर पे है आपका दिल्ली और 50वें नंबर पे है मुंबई, ठीक है। और अगर सबसे ज़्यादा सुरक्षित पहले नंबर पे कौन सा राजधानी है? तो ये कोपेनहेगन हो जाएगा, जो कि डेनमार्क की राजधानी है। और पूछेगा सबसे अंतिम शहर, दुनिया का सबसे अंतिम सुरक्षित शहर कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका यंगून, म्यांमार की राजधानी यंगून। नेक्स्ट आइए 99 में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार के रहने वाले मिथिला पेंटिंग के कलाकार को पद्मश्री प्रदान किया। वह है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 99 नंबर। तो बिहार के रहने वाले मिथिला पेंटिंग के कलाकार को पद्मश्री प्रदान किया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। नवंबर 2021 में इनको प्रदान कर दिया गया है, ठीक है। और पद्मश्री की घोषणा जो की गई है वो आप लोग का उसका एक पूरा डिटेल हमने वीडियो बता दिया है कि कितने लोगों ने उसमें पुरस्कार मिला, बिहार से कितने लोगों को दिया गया। तो यहाँ पे याद रख लें, ये 9 नवंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कला में उनके योगदान के लिए दुलारी, यहाँ पे 99 का एक दुलारी देवी को दिया गया है, ठीक है। दुलारी देवी को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट आइए 100 नंबर में। 100 में बोल रहा है कि राजगीर में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में उद्घाटन किए गए 6ठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का विषय क्या है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100 का ऑप्शन बी, कोविड संक्रमण के बाद विश्व व्यवस्था के निर्माण में धर्म परंपराएं। और एक चीज और पूछ सकता है इस क्वेश्चन के अंतर्गत, किसका जो उद्घाटन किसने किया था? ये जो सम्मेलन हुआ इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो इसके उद्घाटन जो किए थे वो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किए थे। नेक्स्ट आइए 101 नंबर में। बोल रहा है कि प्रमोद भगत को नवंबर 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 101 नंबर। ये जो संबंधित है ये ऑप्शन बी हो जाएगा, पैरा बैडमिंटन से ये संबंधित हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, पैरा बैडमिंटन से प्रमोद भगत जो हैं वो संबंधित हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं बिहार में? तो बिहार की ये वैशाली जिला से संबंधित हैं। नेक्स्ट आइए 102 नंबर में। 102 नंबर जो बोल रहा है वो बोल रहा है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो 102 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 79 रैंक है। तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में 139 देशों में भारत का जो स्थान है वो 79 है।
नेक्स्ट आइए 103 में बोल रहा है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले के पुलिस स्टेशन 2021 के लिए भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुलिस स्टेशनों की सूची में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो 103 का ये हो जाएगा ऑप्शन सी, अरवल जिला है वो। और अरवल जिला के कौन सा पुलिस स्टेशन, तो अरवल जिले के रामपुर चौराम पुलिस स्टेशन को, पूरा नाम याद रखिएगा, रामपुर चौराम, ठीक है, रामपुर चौराम पुलिस स्टेशन को, ठीक है। 104 में आइए अब। 104 बोल रहा है कि जुलाई 2021 में निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी रूप से विकसित कम वजन फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ये तो आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, DRDO के द्वारा इसे किया गया है 20 जुलाई 2021 को। नेक्स्ट आइए 105 में। 105 बोल रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोकिंग कोल पर सहयोग के संबंध में भारत और किस देश के बीच एक समझौते की मंजूरी दी है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस के साथ। और जो कोकिंग कोल है उसके बारे में है कि भारत की कोकिंग कोल की लगभग 85% जो मांग है वो आयात के जरिए पूरा होता है। यानी कि कोकिंग कोल के मामले में भारत जो है वो आत्मनिर्भर नहीं है, 85% बाहर दूसरी देशों से आयात करता है भारत कोकिंग कोल। नेक्स्ट आइए 106 नंबर में। बोल रहा है कि केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार स्वामित्व योजना को सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तारित किया जाना है। यह योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 106 का ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ये संपत्ति से संबंधित है। ग्रामीण क्षेत्रों की योजना में संचार प्रौद्योगिकी के साथ गांवों और का मानचित्रण वहां पे सर्वेक्षण किया जाएगा और इसके अनुसार वहां पे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके जो संपत्ति हैं उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा स्वामित्व का, ठीक है। नेक्स्ट आइए 107 में। 107 में क्या बोल रहा है, हाँ 107 में बोल रहा है कि भारतीय कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को संग्रहित करने के लिए आवश्यक ताप परास निम्न में से क्या है। मतलब कहने का मतलब जो कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन है कोविशील्ड और वैक्सीन, उसको जो जैसे एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट या उसको संग्रहित यानी भंडार करने के लिए कितना टेम्परेचर के में उसको रखा जाना पड़ता है, उसका जो कोविशील्ड का जो टीका है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य इसके टीका को भंडारण किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट आइए 108 नंबर में। बोला किस राज्य के द्वारा आयुष आधारित आर्थिक उन्नयन योजना देवरण्य योजना चलाया जा रहा है। ये आयुष आधारित है और पूछ सकता है कि देवरण्य योजना किस राज्य के द्वारा चलाया जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश के द्वारा चलाया जा रहा है। और इस योजना का जो उद्देश्य है वह लोगों के स्वास्थ्य और आदिवासियों की आजीविका में सुधार करना है। नेक्स्ट आइए 109 नंबर में। बोल रहा है 2021 यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ये याद कर लें, ऑप्शन सी हो जाएगा, मारिया रेसा को दिया गया है। तो इस तरह से करके बिहार और हमारा करंट अफेयर्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये टेस्ट बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आने वाले समय में कोई भी अगर मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो में। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम फिर एक न्यू सीरीज के तहत, जिसमें कि हम सेक्शन टेस्ट वाइज करवा रहे हैं, BPSC CDPO के लिए ये सामान्य रूप से उपयोगी है। इसका जो टेस्ट सीरीज नंबर ये हम 2 लेकर के आए हैं और इसमें सेक्शन वाइज है। और आज का जो सेक्शन हम कवर करेंगे इस टेस्ट में पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, वो है हमारा करेंट अफेयर्स, ठीक है,
करेंट अफेयर्स और राज्य व्यवस्था रहेगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला सब्जेक्ट इसमें रहेगा। तो करेंट अफेयर्स और राज्य व्यवस्था से संबंधित इसमें 45 प्रश्न हम देखेंगे और ये आप लोगों का भरोसा है और प्यार है कि मैं खोज कर हर एक सेट से इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहता है वो मैं लेकर के आता हूँ, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में समझने में आसानी हो और आंसर करने में आसानी हो। और आप लोग एक बार इस वीडियो को पूरा देख लें, तब जाकर के आपको इस प्रश्न की गंभीर प्रकृति का पता चलेगा कि हाँ, इसी तरह का जो एग्ज़ाम है वो हमेशा जो है फाइनल एग्ज़ाम में आते रहते हैं इस तरह के प्रश्न, तो आप लोगों को बहुत आसानी होगा। तो यहाँ पे हम 40 से शुरू करेंगे, जिसमें करंट अफेयर्स राज्य व्यवस्था का क्वेश्चन रहेगा। बीच में एक दो क्वेश्चन आप लोग का हिस्ट्री से आ सकता है, क्योंकि बीच में अगर कोई किसी सेट में आ गया क्वेश्चन तो वो उसको भी इसमें हमने इंक्लूड कर दिया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाला है, जैसा कि आप लोगों ने पहला इसका सीरीज़ में टेस्ट नंबर 1 में देख चुका होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। ये हमारा टेस्ट नंबर 2 स्पेशल सीरीज के तहत ये चलाया जा रहा है, सेक्शन टेस्ट सीरीज। नेक्स्ट आइए, ये टेस्ट सीरीज नंबर 2 है, ठीक है, ये न्यू सीरीज है। नेक्स्ट आइए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहला सूची में दिया गया है हड़प्पा कालीन स्थल, और ये जो हड़प्पा कालीन जो स्थल है वो किस राज्य में है उसकी स्थिति दिया गया है सूची 2 में। तो रंगपुर जो है हड़प्पा कालीन स्थल ये किस राज्य में है, तो ये हो जाएगा आपका गुजरात में। उसके बाद कालीबंगा हड़प्पा स्थल जो है ये हो जाएगा राजस्थान में, और राखी गढ़ी जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2 हरियाणा में। और याद रखिए सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल भारत में जो है वो राखी गढ़ी ही है। नेक्स्ट है डी मोहनजोदड़ो जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिंध में, जो कि अब पाकिस्तान के क्षेत्र में चला गया है। तो इस तरह से इसका हो जाएगा 4 1 2 3। तो ऑप्शन में देख लें कहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी हो जा रहा है सही। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे 2021 के सबसे शक्तिशाली तूफान टाइफून राय, पूरा नाम इसका टाइफून राय ही है, ठीक है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। टाइफून राय ने अपने चपेट में किस देश को लिया था, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए फिलीपींस को। और ये दिसंबर 2021 में टाइफून राय जो था वो फिलीपींस में आया था। और सबसे पहले जिनको लगता है कि पहले मैं ये टेस्ट दे दूं उसके बाद ही मैं इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेनेशन और आंसर की देख सकूं, तो इसका मैं क्या होगा कि पीडीएफ जो है वो मैं अपने टेलीग्राम पब्लिक चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में सेंड कर दूंगा। वहां से आप ज्वाइन हो जाइए और इस पीडीएफ को पहले 45 क्वेश्चन ही रहेगा और इसका पहले आप लोग कॉपी में आंसर बना लें और उसके बाद इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा फायदा मिलेगा, ताकि आप पूरे मिला सकें कि आपका कितना सही हुआ है और पूरा इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकें। तो इसको आपको डबल फायदा होगा, क्योंकि आपने डबल वाल मेहनत किया है तो आपको डबल फायदा होगा। नेक्स्ट आइए 42 नंबर में। 42 नंबर बोल रहा है कि किस राज्य ने सेमिन्यू, न्यूलैंड, चुमुकेदीमा नाम के 3 जिले बनाए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 42 नंबर, इसे आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ये पूछेगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नागालैंड। नागालैंड में ये तीनों नए जिले बनाए गए हैं। तो आप पूछेगा कि टोटल नागालैंड में कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, कितने जिले हो गए हैं, तो टोटल नागालैंड में अब 15 हो गए हैं, ये तीनों इंक्लूड करके, मतलब ये तीनों को ले करके 15 जिले टोटल नागालैंड में हो गए हैं। नेक्स्ट आइए 43 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है। इससे एक क्वेश्चन रहता है और जनरली देखा गया है कि बीबीसी की तरफ से कोई अगर इस तरह का पुरस्कार दिया जाता है तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो 43 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एमा रादुकानु को। और ये जो है ये टेनिस खेलती हैं, ठीक है, और ये यूएस ओपन की चैंपियनशिप रह चुकी हैं। और सी बिकम्स 3rd WTA प्लेयर, यानी WTA प्लेयर यानी कि वोमेंस टेनिस एसोसिएशन की तीसरी ऐसी प्लेयर हैं जिसको ये अवार्ड दिया गया है बीबीसी के द्वारा, और वो भी 67 सालों के अंदर। नेक्स्ट आइए 44 नंबर में। 44 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में वर्तमान में कितने रामसर स्थल यानी कि आर्द्र भूमि है, तो याद रखिए अब जो हो गया है ये 47 हो गया है टोटल, और 47वां यानी अंतिम जो है वो हैदरपुर वेटलैंड्स यानी कि हैदरपुर आर्द्र भूमि को नया ये मिला है इसको स्टेटस आर्द्र भूमि का वेटलैंड्स का, जो कि यूपी में है, ठीक है। तो 47वां जो है
वो हैदरपुर वेटलैंड्स यूपी में है। इसको मिला गया है नया स्टेटस आर्द्रभूमि का, तो अब टोटल 47 हो गया है। नेक्स्ट है ये 45 में निम्नलिखित में से किसे देश के सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में सम्मानित किया गया है? देश के सर्वश्रेष्ठ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बालासोर। अब पूछेगा कि बालासोर किस राज्य में है, तो बालासोर जो है आप लोग बताइए कमेंट करके। तो बालासोर जो है वो उड़ीसा राज्य में है और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि उड़ीसा के किसी जिले को सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट आइए 46 नंबर में। 46 बोल रहा है कि जून 2021 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। और इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ ही है, आप लोग सभी जानते हैं। तो इसका बताइए आंसर क्या होगा। तो 46 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम की मेजबानी में G7 की ये शिखर सम्मेलन हुई है। तो ये केमा संस्करण था, तो ये 47वां संस्करण था G7 का। नेक्स्ट आइए 47 में बोला कि 15वें वित्त आयोग ने 2020-23 की अवधि के लिए बिहार के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को जीएसडीपी के कितने प्रतिशत करने की सिफारिश की है? तो 47 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3.5%। इसको भी यहाँ पे याद रखिएगा। 2020-23 की अवधि के लिए यहाँ पे राजकोषीय घाटे के लक्ष्य के रूप में जीएसडीपी का 3.5% करने की घोषणा किया है 15वां वित्त आयोग ने। नेक्स्ट है 48 नंबर में, नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा है? तो 48 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली, और ये चंडीगढ़ जो हो जाएगा वो सेकेंड नंबर पे हो जाएगा। नेक्स्ट है 49 नंबर में। 49 में वन रिपोर्ट 2019, यहाँ पे एक चीज चेक कर लीजिएगा कि देखिए वन रिपोर्ट 2019 है, अब जो नया वाला आ गया है वन रिपोर्ट 2021 आ गया है। और आप लोग जानते हैं कि ISFR रिपोर्ट यानी कि जिसको वन रिपोर्ट कहते हैं वो प्रत्येक 2 साल के बाद जारी किया जाता है, जो कि 2019 के बाद अब 2021 में जारी कर दिया गया है। तो 2021 वाला का जो डाटा है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 वाला, उसका मैंने अपने टेलीग्राम चैनल confusion9.2.11 पे सेंड कर दिया है PDF इंपॉर्टेंट डाटा के साथ। आप लोग उसको डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा और उसे याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार पूछ रहा है कि किस राज्य में सबसे बड़ा वन आवरण क्षेत्र है, तो ये तो आपको पता होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है ये 50 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्स शक्ति 2021 भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास है? एक्स शक्ति 2021। तो चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ये फ्रांस के बीच आयोजित किया गया है और ये फ्रांस में आयोजित किया गया था। 6ठा संस्करण है जो कि 15 नवंबर से लेके 26 नवंबर 2021 तक चला था और इसका आयोजन स्थल जो था वो फ्रांस में ही था। नेक्स्ट है ये 51 नंबर में, बोला भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने संयुक्त रूप से किस शहर में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र IAMC का उद्घाटन किया है? IAMC को यहाँ पे इंग्लिश में अगर बात करें तो IAMC का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन सेंटर। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसका सही हो जाएगा, तेलंगाना लग गया तो यहाँ पे ऑप्शन सीधे हैदराबाद मारिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे न्यायाधीश NV रमन्ना और तेलंगाना के साथ है, तो यहाँ पे तेलंगाना का हैदराबाद जो राजधानी है वही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है ये 52 में, बोल रहा है एनर्जिया रॉकेट एंड स्पेस कॉरपोरेशन द्वारा हाल ही में विकसित भारी वाहक रॉकेट अंगारा A5 किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? नोट कर लें, इसको इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी हो जाएगा, रूस के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है और ये लॉन्च किया गया था 27 दिसंबर 2021 को ये रॉकेट लॉन्च किया गया है। तो अंगारा A5 किस देश का रॉकेट है? तो ये रूस का है, याद आप लोग इसको भी रखिएगा। नेक्स्ट आइए 53 में, बोल रहा है कि विश्व प्रतिभा रैंकिंग यानी कि वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत 56वें स्थान पर है। निम्नलिखित में से कौन सा शीर्ष
5 स्थानों पर है। तो शीर्ष 5 स्थानों में पूछ रहा है तो यहाँ पे सीधे स्विट्जरलैंड पहले से शुरू कीजिए। स्विट्जरलैंड पहले नंबर पे, स्वीडन दूसरे पे, लग्जमबर्ग तीसरे पे, चौथे में नॉर्वे, पाँचवें में डेनमार्क और भारत जो है वो 56वें स्थान पे है। नेक्स्ट है ये 54 नंबर में बोला विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 पुरुषों के आयोजन में रजत पदक यानी कि सिल्वर पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष शटलर कौन बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में पुरुषों के आयोजन में सिल्वर पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय पुरुष शटलर बन गए हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, किदांबी श्रीकांत। नेक्स्ट है ये 55 में नीति आयोग के एसडीजी का फुल फॉर्म आप लोग बताइए कि एसडीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट करके बताइए बिना गूगल सर्च किए हुए। ठीक है, तो एसडीजी का जो फुल फॉर्म होता है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होता है और अगर हिंदी में बात करें तो इसका होता है सतत विकास लक्ष्य। तो नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। तो ये तो एसडीजी सतत विकास लक्ष्य में ऑप्शन बी होता है, केरल सबसे आगे रहता है, तो केरल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 56 नंबर में 56 बोल रहा है कि वर्ष 2021-22 में बिहार में पंचायती राज पर कुल बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा। तो यहाँ पे 56 का जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 4.37%। 2021-22 का यहाँ पे पूछ रहा है बजट में। नेक्स्ट है ये 57 में बोल रहा है कि मई 2021 के लिए प्रस्तावित 16वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, मई 2021 में पूछ रहा है कि 16वां भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन, तो ये याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, पुर्तगाल में। नेक्स्ट आइए 58 में हाल ही में किसने अपना पहला उपन्यास लाल सलाम लिखा है। लाल सलाम जो नारा है जनरली देखिएगा कम्युनिस्ट पार्टी वाले ज़्यादा देते होंगे, लेकिन उसी पे जाइएगा तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो है ये बीजेपी की सांसद स्मृति जुबिन ईरानी ने लिखी है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 59 में शिक्षा मंत्रालय ने युवा योजना शुरू की है, निम्नलिखित में से कौन सा इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य है। तो 59 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, युवा लेखकों को मार्गदर्शन प्रदान करना। नेक्स्ट आइए 60 में बोला निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना प्रारंभ किया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट आइए 61 नंबर में बोला कि निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अप्रैल 2021 में 5 दिवसीय ट्यूलिप उत्सव की मेजबानी की है। 5 दिवसीय ट्यूलिप उत्सव का मेजबानी किस केंद्र शासित प्रदेश ने अप्रैल 2021 में किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 61 का ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट आइए 62 में बोल रहा है कि गिरीश टी नानावती का दिसंबर 2021 में निधन हो गया, वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। गिरीश टी नानावती, यही जो नानावती आयोग जो बना हुआ था, तो ये जो थे 1984 में जो सिख विरोधी दंगे हुए थे और जो 2002 में गुजरात दंगा जो हुआ था उसके जो जांच के लिए जो आयोग बना था, इन दोनों आयोगों में इन्हीं की अध्यक्षता में ये आयोग बना हुआ था, तो उसी से ये नानावती आयोग ज़्यादा फेवरेट हुआ था। तो इन्हीं का निधन हो गया है, तो ये समझ गए होंगे ऑप्शन बी हो जाएगा, न्याय तंत्र से संबंधित, यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रह चुके थे, तो ये न्याय तंत्र से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 63 में बोला विश्व जल सप्ताह 2021 का विषय क्या था। तो 63 का इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्डिंग रेजिलिएशन फास्टर। ठीक है, बिल्डिंग रेजिलिएशन फास्टर। और ये जो विश्व जल सप्ताह 2021 जो मनाया गया था वो 23 अगस्त 2021 से शुरू हुआ था। नेक्स्ट आइए 24 नंबर में फरवरी 2021 में नासा द्वारा मंगल की सतह पर उतरे रोवर का नाम क्या है। तो फरवरी 2021 में नासा द्वारा मंगल की सतह पर जो उसका जो रोवर उतरा था उसका नाम क्या है। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, परसीवियरेंस। नेक्स्ट है ये 65 नंबर, भारत को हराकर कौन सा देश आईसीसी टेस्ट
विश्व चैंपियनशिप बन गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 65 नंबर आप लोग याद रखिएगा। तो भारत को हराकर कौन सा देश आईसीसी टेस्ट विश्व चैंपियनशिप बन गया? तो फाइनल में न्यूजीलैंड ने भारत को हरा दिया था, और ये जो मैच हुआ था वो 23 जून 2021 को हुआ था, जिसमें न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर आईसीसी टेस्ट विश्व चैंपियन बन गया। नेक्स्ट आइए 66 नंबर में, अकेले अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे युवा महिला कौन बन गई हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, जैस्मिन हैरिसन। और जैस्मिन हैरिसन जो है वो ब्रिटेन की 21 वर्षीय तैराकी की शिक्षिका हैं। नेक्स्ट आइए 67 में, बुरा निम्नलिखित में से किस फिल्म को गोल्डन ग्लोब 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म से सम्मानित किया गया है? तो 67 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, नोमैडलैंड को। और ये जो है ये गोल्डन ग्लोब 2021 अवार्ड जो है ये 78वां संस्करण है, यानी कि 78th संस्करण ये है। नेक्स्ट आइए 67 हो गया, तो अब आइए 68 में। तो 68 क्या बोल रहा है? तो 68 जो बोल रहा है वो निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद। याद रखिएगा, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क पूछेगा तो हैदराबाद इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगर और डिटेल में जाएं तो देखिए, हैदराबाद के जो सईदाबाद पुलिस है उसने हैदराबाद के गाची बोवली पुलिस स्टेशन में ये डेस्क तैयार लॉन्च किया है। नेक्स्ट आइए 69 में, बोरा कि निम्नलिखित में से किस देश ने 2050 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की योजना की घोषणा की है? तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूएई ने। और इसी तरह का एक घोषणा जो किया गया था कार्बन उत्सर्जन जीरो करने के लिए ग्रीन हाउस गैसेस का, तो ये था एक भारत जो था वो 270 तक करने का 2070 तक, ठीक है, करने का निर्णय लिया है। वो एक बार देख लीजिएगा, ये शायद COP26 सम्मेलन में ही इन्होंने कहा था। 70 में आइए, बोल रहा है कि 70 नंबर, निम्नलिखित में से किस बैंक ने रियायती दर पर वित्तीय सेवाएं देने के लिए ग्राहक पहुंच कार्यक्रम के तहत 65 अभियान शुरू किया है? तो ये 65 अभियान जो शुरू करने वाला है वो है ऑप्शन बी, हमारा पंजाब नेशनल बैंक। और ये हमेशा धोखाधड़ी के मामले में चर्चा में रहता है। 2 दिन पहले ही इसने फिर एक रिपोर्ट किया है, 2000 करोड़ रुपए का फ्रॉड का एक इसने पंजाब नेशनल बैंक ने फिर से रिपोर्ट किया है। तो इस बैंक में लगता है कि ज़्यादातर केवल फ्रॉड ही होते रहता है। और ये देखिए, बिना प्रबंधक महाप्रबंधक के, क्योंकि ये सब बोर्ड ही जो होता है ये सब को देता है लोन, और बहुत दबाव रहता है, बिना मिलीभगत की इतना बड़ा बड़ा फ्रॉड नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आइए 71 में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो निम्नलिखित में से पूछा कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही नहीं है वो है ऑप्शन डी, नीति निर्देशक तत्व। पहले समझ लीजिए कि नीति निर्देशक तत्व में जो है वो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 में भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है, और इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया, सही है। इन प्रावधानों को लेकर भाग 4 में किया गया, सही है। और निर्देशक तत्व न्यायालय में गैर न्यायोचित हैं लेकिन देश के शासन में मूलभूत हैं, ये भी सही। गैर न्यायोचित मतलब इसकी जो है नीति निर्देशक तत्व के उल्लंघन होने पर इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ए बी सी सही है, डी जो है गलत है। डी बोल रहा है ये प्रावधान राज्य पर नकारात्मक दबाव आरोपित करता है, जो कि पूरी तरह से ये गलत है। ये प्रावधान जो है वो राज्य पर सकारात्मक रूप से दबाव आरोपित करता है, ना कि नकारात्मक रूप से। तो डी जो हमारा ऑप्शन है वो गलत है। नेक्स्ट है ये 72 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। कोंकणी भाषा को किस संविधान संशोधन के माध्यम से 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? अब यहाँ पे दो तीन चीज़ जो है आप लोग को नोट करना है, वो ये कि एक पूछता है कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं थीं। तो मूल संविधान में अगर पूछेगा कि कितने भाषाएं थीं तो 8वीं अनुसूची में उस समय 14 भाषाएं थीं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 21वीं संविधान संशोधन में सिंधी को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन में मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। तो इसका आंसर कोंकणी पूछा है तो ऑप्शन बी ही हो जाएगा। और 92वां संविधान संशोधन में जो था वो बोडो, डोगरी, मैथिली एवं संथाली को जोड़ा गया। तो इस तरह से अब वर्तमान में टोटल 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हो गए हैं।
नेक्स्ट आइए 73 नंबर में, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है। अवशिष्ट शक्ति वैसी सूची जो समवर्ती सूची, केंद्र सूची और राज्य सूची में नहीं आती हो, उसको अवशिष्ट शक्तियों में शामिल किया गया है। और ये जो है अनुच्छेद 248 में आता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि अवशिष्ट शक्तियों का जो वर्णन है वो 7वीं अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट है ये 74 नंबर में, बोरा निम्नलिखित समितियों आयोगों में से कौन केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। तो इसमें से नहीं है पूछ रहा है, तो 74 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिनेश गोस्वामी समिति जो है ये चुनाव सुधारों से है, जबकि इसमें से अन्य जो है वो केंद्र और राज्य के संबंध से संबंधित हैं। राजमन्नार समिति बना हुआ था 1969 में केंद्र राज्य संबंध के लिए। सरकारी आयोग भी केंद्र राज्य संबंध के लिए बना था 1983 में। और एम पुंछी आयोग जो बना हुआ था वो 2007 में बना था केंद्र राज्य संबंध के केंद्र और राज्य के संबंध में अध्ययन के लिए। नेक्स्ट आइए 75 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन संघीय व्यवस्था की विशेषताएं हैं। यहाँ पे पूछा कि संघीय व्यवस्था की विशेषताएं, तो दोहरी सरकार जो है ये विशेषताएं हैं, सही है। लिखित संविधान जो है ये भी सही है। संविधान की सर्वोच्चता जो है ये भी संघीय व्यवस्था की विशेषताएं हैं। और स्वतंत्र न्यायपालिका है ये जो है ये संघीय व्यवस्था की व्यवस्थाएं नहीं है। याद रखिएगा, स्वतंत्र न्यायपालिका जो है वो संघीय व्यवस्था की विशेषताएं नहीं है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी व्यवस्थाएं हैं, तो ए बी सी तीनों व्यवस्थाएं हैं, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट आइए 76 नंबर में, बोला किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट किसके अनुमोदन से पूछ रहा है, ठीक है। तो किसके अनुमोदन से, तो यहाँ पे 76 का देख लीजिए, इसका हो जाएगा क्या, एक मिनट इसको हम देख लेते हैं। हाँ, तो इसका ध्यान से सुनिएगा जो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे बोला किस राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से। लेकिन साथ ही साथ ये शब्द जोड़ लीजिएगा कि ये राज्यपाल की सिफारिश पर आर्टिकल 315(4) के तहत राष्ट्रपति ऐसा करेगा। यानी कि देखिए, सबसे पहले क्या है कि संबंधित राज्य का जो राज्यपाल है वो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 315 का 4 के तहत राष्ट्रपति को सिफारिश भेजेगा और फिर राष्ट्रपति उस सिफारिश पर अनुमोदन देगा, तब जाकर के संघ लोक सेवा आयोग राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को अपने हाथ में ले लेगा। तो यहाँ पे अनुमोदन पूछ रहा है तो ये डी होता। अगर यही पूछा है कि कौन सिफारिश करेगा राष्ट्रपति को, तब राज्यपाल हो जाता। नेक्स्ट है ये 77 में, बोला मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। तो 77 का देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि मंत्रिमंडल का यहाँ पे प्रस्ताव के बाद, यानी मंत्रिमंडल के द्वारा जो है 2/3 बहुमत से पास होने पर प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा जाता है और फिर राष्ट्रपति के द्वारा इसे पदच्युत किया जाता है। तो यहाँ पे मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि सी और बी जो है ये संयुक्त रूप से इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आइए 78 में, बोरा निम्नलिखित में से कौन सा मामला उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये मूल अधिकारों का प्रवर्तन। तो मूल अधिकारों के प्रवर्तन के तहत उच्च न्यायालय जो है वो आर्टिकल 226 के तहत 5 रीट जारी करता है और उच्चतम न्यायालय जो है आर्टिकल 32 के तहत 5 रीट जारी करता है। लेकिन रीट जारी करने के मामले में जो अधिकारिता क्षेत्र है वो उच्च न्यायालय का ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आइए 79 में, बोला कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 पे ये आधारित है। और इसी अधिनियम में, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 80 नंबर में। 80 नंबर बोल रहा है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, तो किस तथ्य पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो प्रजातंत्र जो है इसी तथ्य पर आधारित है। नेक्स्ट आइए 81 नंबर में, बोला कि निम्नलिखित में से किसने संविधान के भाग 3 में उल्लेखित अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा है? तो देखिए, अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है और इसे ही प्रारूप समिति के अध्यक्ष यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आई 82 में, बोला कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे भारत के राष्ट्रपति हुए जो पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए? तो देखिए, ऐसा 2 राष्ट्रपति हैं जो अपने पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनमें से देखिए, एक जो है वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन, याद रखिएगा, एक जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन 1969 में, और ऑप्शन सी है फरुखुद्दीन, मोहम्मद फरुखुद्दीन अली अहमद, ये जो थे 1977 में मृत्यु को प्राप्त हुए पद पे रहते हुए। तो बी और सी यहाँ पे दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आई 83 में, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करते हैं? तो कौन मनोनीत करते यहाँ पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को जो मनोनीत करते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष मनोनीत करते हैं, और वर्तमान परंपरा के अनुसार विपक्ष का जो नेता होगा वही लोक समिति का अध्यक्ष होगा। नेक्स्ट आइए 84 नंबर में, बोला एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। तो 84 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश को जब अपना त्यागपत्र देता है तो राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र सौंपता है। और एक चीज़ याद रख लें कि ऐसे हाईकोर्ट के जो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति जो करेगा वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और संबंधित राज्य के गवर्नर के सलाह से ही करेगा, यानी राज्यपाल के सलाह से ही करेगा। नेक्स्ट आइए 85 नंबर में, और इस सीरीज टेस्ट नंबर 2 का ये आखिरी क्वेश्चन है। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो कोई भी विधेयक प्रस्ताव होता है तो उसका सबसे फर्स्ट रीडिंग में यानी विधेयक की प्रस्तुति के समय ये फर्स्ट रीडिंग कहलाता है, और द्वितीय वाचन में यानी कि सेकेंड रीडिंग में इस पे आम बहस होती है। तो ये ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा ये प्रयास बहुत पसंद आ रहा होगा, और जो मैं इसमें टेस्ट सीरीज करवा रहा हूँ उसमें उम्मीद करता हूँ कि ये जो बीपीएससी का आप लोगों ने जो सिलेबस देखा होगा उसके अनुरूप ही ये तैयारी करवाया जा रहा है, और उम्मीद है कि आप लोगों का इससे कुछ क्वेश्चन और कुछ एग्ज़ाम में कुछ मदद मिल जाए, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। और आप लोग इसी तरह अपना प्यार देकर पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके आप इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारा टेलीग्राम चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। आज इस वीडियो में हम 67th बीपीएससी सीडीपीओ के लिए आज ये सेक्शनल टेस्ट नंबर 3 लेकर के आए हैं। और आप जानते हैं कि इस टेस्ट सीरीज़ में मैं जो सेक्शनल वाइज कलेक्शन लेकर के आता हूँ विभिन्न प्रैक्टिस सेटों से, और इस वीडियो में आज मैंने करेंट अफेयर्स और साइंस का क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर के आया हूँ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और इसके प्रश्नों का और इसका एक्सप्लेनेशन का अच्छे से अध्ययन कर लें, और एग्ज़ाम में जो है उसमें आपको निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को लाभ मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 16 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग देखते हैं। तो 16 नंबर जो क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए किसे व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असगर वजाहत को उनके नाटक महाबली के लिए 2021 का व्यास सम्मान दिया गया है। और आप लोग जानते होंगे कि बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, और इस पुरस्कार में 4 लाख रुपए की राशि भी प्रदान की जाती है। नेक्स्ट आइए 17 नंबर में। 17 बोरा के स्मार्ट सिटी मिशन को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये लक्ष्य कब तक रखा गया है?
कोविड के कारण जो थी इसकी मिशन धीमी हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद जो स्मार्ट सिटी की सभी परियोजनाएं जून 2023 तक पूरी हो जाएगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 18 नंबर में 2021 के डेविस कप का खिताब किस देश ने जीता है। तो डेविस कप बहुत बार पूछता है कि किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस से संबंधित है। तो बोल रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2021 के डेविस कप का खिताब किस देश ने जीता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन है रूस ने। और रूस के पूछेगा अगर खिलाड़ी का नाम रहेगा ऑप्शन में, तो रूस के डेनियल मेदवेदेव ने ये खिताब जीता है। याद रखिएगा, रूस के डेनियल मेदवेदेव ने। और किसको हरा करके, तो क्रोएशिया के मारिन सिलिक को हरा करके इन्होंने जीता, यानी कि जो विजेता था रूस और उप विजेता बना था क्रोएशिया। नेक्स्ट है ये 19 नंबर में बोला गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021 के लिए भारत के किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया है। तो याद रखिएगा ये ऑप्शन सी हो जाएगा, दिल्ली के सदर बाजार पुलिस स्टेशन को। नेक्स्ट है ये 1 मिनट, और 19 में ही एक चीज और नोट कर लीजिए। तो पहला नंबर आपका हो गया सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन ऑप्शन सी सदर बाजार दिल्ली को, और अगर दूसरे नंबर का पूछेगा तो उड़ीसा का गंगापुर पुलिस स्टेशन को, और तीसरे नंबर पे जो है हरियाणा का भट्टूकला पुलिस स्टेशन को यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है ये 20 नंबर में बुरा निम्नलिखित में से किसे एशियन अकादमी क्रिएटिव अवार्ड 2021 से पुरस्कृत किया गया है। तो 20 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो है ये अभी ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नोट जो कर लीजिए ऑप्शन के हिसाब से कि अभिनेत्री कोंकणा सेन शर्मा तथा अमृता सुभाष को एशियन अकादमी क्रिएटिव अवार्ड 2021 से पुरस्कृत किया गया है। तो यहाँ पे देखिए कोंकण सेन शर्मा नहीं है, अमृता सुभाष है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, ना कि ऑप्शन ई मारिएगा, क्योंकि एक भी यहाँ पे मैच कर रहा है। हाँ, अगर कोंकणा सेन शर्मा भी हो जाता ऑप्शन में तब ऑप्शन ई हो जाता एक से अधिक। तो यहाँ पे अमृता सुभाष है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 21 नंबर में कि असम का सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष ऑप्शन बी रतन टाटा को, उनके कैंसर के योगदान के लिए, क्योंकि असम में जो है कैंसर के इलाज के लिए इन्होंने संस्थागत स्ट्रक्चर तैयार किया है रतन टाटा ने। नेक्स्ट है ये 22 नंबर में बिहार के किस जिले को पहले कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला है। तो ये मैंने बिहार करंट अफेयर्स का जो सीरीज चलाया था उसमें अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आसानी से दे दिए होंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा सुपौल को। ठीक है, सुपौल को बिहार के पहले कचरा मुक्त शहर का दर्जा मिला है, और ये जो है ये स्वच्छ भारत मिशन शहरी क्षेत्र के तहत सुपौल को इस रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है ये 23 नंबर में बोला कि पैनेक्स 2021 एक बहुराष्ट्रीय आपदा राहत अभ्यास है, यह किस संगठन के द्वारा आयोजित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं जानते होंगे तो नोट कर लीजिए। पैनेक्स 21 एक बहुराष्ट्रीय आपदा राहत अभ्यास है। पहला क्वेश्चन यहाँ से निकल गया। और ये किसके द्वारा आयोजित किया गया था, तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिम्स्टेक के द्वारा ये आयोजित किया गया था, और इसका उद्देश्य जो है वो आपदाओं में सहयोग का निर्माण करना है। नेक्स्ट है ये 24 नंबर में बोला कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किस देश से भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। तो ये तो आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा यूक्रेन, और अफगानिस्तान में निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। नेक्स्ट है ये 25 नंबर में बोला यूनेस्को का गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो यूनेस्को का गुडविल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए नाओमी कवासे को। और एक चीज़ याद रखें कि यूनेस्को का महानिदेशक जो है वो है आंद्रे अजोले हैं, और इन्होंने ही जापानी फिल्म निर्देशक नाओमी कवासे को सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों के लिए यूनेस्को का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किए हैं। नेक्स्ट है ये 26 में बोल रहा है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो स्वयं सहायता समूह को यहाँ पे हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बोलते हैं। तो ये जो है ऑप्शन डी फ्लिपकार्ट के साथ ये सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट है ये 27 नंबर में
27 में यहाँ पे बोल रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हाल ही में निम्नलिखित में से किसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट आइडिया के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है? तो 27 का ये हो जाएगा ऑप्शन ए सुनील अरोड़ा को, जो कि पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इन्हें ही स्टॉकहोम स्थित एक अंतर सरकारी संगठन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है। तो सुनील अरोड़ा को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है ये 28 नंबर में सी इज अ चेंज मेकर अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये याद रख लें, एनसीडब्ल्यू के द्वारा ये शुरू किया गया है। एनसीडब्ल्यू यानी कि क्या? तो ये हो जाएगा नेशनल ये एक मिनट, इसका आंसर जो है वो हो जाएगा, हाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक है, तो यहाँ पे जो 28 का होगा सी इज अ चेंज मेकर अभियान, ये क्या है? तो सी इज अ चेंज मेकर जो शुरू किया गया है, यह सभी स्तरों पर महिला प्रतिनिधियों, ग्राम पंचायतों से लेकर संसद सदस्यों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए ये उसमें एक अखिल भारतीय क्षमता निर्माण करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और ये जो है एनसीडब्ल्यू यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। और एनसीडब्ल्यू है नेशनल, एक बार एनसी काउंसिल तो होगा नहीं, और यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा क्या है एनसी से, एक मिनट हम बताते हैं। हाँ, नेशनल कमीशन है, ठीक है, आयोग मतलब हो गया कमीशन, तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी एनसीडब्ल्यू। ठीक है, तो ये हो गया आपका बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट आइए 29 नंबर में 29 बुरा हाल ही में भारत किस देश को पछाड़कर अरब देशों के लिए नंबर 1 खाद्य आपूर्तिकर्ता देश बना है? तो हाल ही में भारत किस देश को पछाड़कर अरब देशों के लिए नंबर 1 बन गया है आपूर्तिकर्ता? तो ये जो है ये ब्राज़ील को पछाड़ करके हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। और इसका जो एक चीज़ आपको याद रखना है ये कि 2020 में अरब लीग के करीब 22 सदस्य देश हैं के द्वारा जो आयात किया जाता है कृषि व्यावसायिक उत्पाद, उसमें ब्राज़ील का जो हिस्सा है 8.15% और भारत का जो हिस्सा है वो 8.25% हो चुका है। नेक्स्ट है ये 30 नंबर में किस देश ने हाल ही में दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण सर्को को मंजूरी दी है? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 नंबर आप लोग याद कर लीजिएगा, पूछ सकता है कि सर्को क्या है। यहाँ पे तो बता दिया गया है कि दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु, लेकिन एग्जाम में पूछ सकता है कि सर्को क्या है। ठीक है, उसमें ऑप्शन रहेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन से भी एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब पूछ रहा है कि सर्को की मंजूरी किसने दी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड ने यह मंजूरी दे दी है। और देखिए सर्को में जो है क्या उपयोग किया जाएगा? तो एक उपयोग किया जाएगा हाइपोएक्सिया और हाइपोकेपिनिया के द्वारा, यहाँ पे गैस है उसके द्वारा एक दर्द रहित तरीके से खुद को मारने की अनुमति देगा। नेक्स्ट आइए 31 नंबर में बिहार के किस जिले में आयुर्वेद पर्व मनाया गया? यहाँ पे बिहार के बारे में पूछ रहा है। तो बिहार के किस जिले में आयुर्वेद पर्व मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नालंदा में। ठीक है, तो नालंदा में ऐसे क्या है कि आप लोग एक चीज याद रखिएगा कि आयुष मंत्रालय के द्वारा करीब करीब 4 राज्यों में आयुर्वेद पर्व आयोजित किया गया, जिसमें से बिहार में नालंदा अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में यह पर्व आयोजित किया गया। नेक्स्ट आइए 32 नंबर में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये तो आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव याद रखिएगा, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र में। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 33 नंबर में इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वर्ल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में रहने के लिए विश्व के सबसे महंगे शहरों में सबसे शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा तेल अवीव, जो कि इजराइल की राजधानी है। नेक्स्ट है ये 34 नंबर में बुरा हाल ही में खबरों में रहे क्रिकेटर एजाज पटेल किस देश के लिए खेलते हैं? तो ये जो है ये आपके न्यूजीलैंड के लिए खेलते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। और चर्चा में क्यों है, खबर में क्यों है? तो ये बात है कि इसकी जो एजाज पटेल जो है टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक पारी में अकेले 10 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज बन गए हैं।
उनसे पहले यह कारनामा इंग्लैंड के जिम लेकर और भारत में अनिल कुंबले ने किया था। तो याद रखिए ये तीसरे खिलाड़ी ऐसे बन गए हैं जो एक ही टेस्ट क्रिकेट में पूरे 10 विकेट लिए हैं। नेक्स्ट आइए 35 नंबर में बोला कि हाल ही में खबरों में रहा रुद्रा क्या है। तो याद रखें ये ऑप्शन सी हो जाएगा, एक स्वदेशी सर्वर है ये, और ये भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा तैयार किया गया है और इसके राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट आइए 36 नंबर में हाल ही में किस राज्य ने समाचार पत्र हॉकरों पेपर बाय के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा सरकार ने। और इसमें जो है इसके तहत हॉकर की दुर्घटना में मौत होने पर उनके परिजनों को 2 लाख रुपए तथा प्राकृतिक मौत होने पर 1 लाख रुपए मिलेंगे। नेक्स्ट आइए 37 नंबर में देश के पहले ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी का शुभारंभ कहाँ किया गया है। ये नोट कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लेना चाहिए अगर नहीं जानते हैं तो। देश के पहले ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी का शुभारंभ कहाँ किया गया है देश में प्रथम बार। तो 37 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, दरभंगा में। ठीक है, बिहार के दरभंगा में स्थित राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान में देश के पहले ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी का शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट आइए 38 नंबर में बिहार का 5वां एक्सप्रेसवे गोरखपुर से सिल्लीगुड़ी निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरेगा। तो 38 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ये गया से नहीं गुजरेगा। याद रख लें कि गोरखपुर से सिल्लीगुड़ी तक 6 और 8 लेन चौड़ा एक्सप्रेसवे 2025 तक बनकर तैयार होगा और यह राज्य का जो है 5वां एक्सप्रेसवे होगा जो बिहार के 10 जिले गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया व किशनगंज से होकर गुजरेगा। नेक्स्ट है ये 39 नंबर में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है। तो यहाँ पे याद कर लें 39 का जो द्वितीय क्षेत्र का यहाँ पे पूछ रहा है, तो द्वितीय क्षेत्र में इसका योगदान 19.5% हो जाएगा, ऑप्शन बी सही। लेकिन अगर प्राथमिक क्षेत्र पूछेगा तो 19.2 प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा और अगर तृतीय क्षेत्र पूछेगा तो सबसे ज़्यादा तृतीय क्षेत्र हो जाएगा 61.2%। नेक्स्ट है ये 40 नंबर में, तो खैर यहाँ से हाँ ठीक है 40 नंबर आइए। 40 नंबर में बोल रहा है कि बिहार के पंचायती राज संस्थानों में ओबीसी आरक्षण का प्रावधान किस वर्ष से लागू है। तो ये भी एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग को जानना चाहिए। तो इसका हो जाएगा बिहार में पंचायती राज संस्थान में ओबीसी आरक्षण का प्रावधान वर्ष 2006 से लागू है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। और नगर पालिका में निर्वाचन में ये जो आरक्षण है ये 2007 से लागू हुआ था। याद रख, पंचायती राज संस्थानों में तो 2006 में लागू था ओबीसी आरक्षण, लेकिन नगर पालिका में ये नगर पालिका निर्वाचन में इसे 2007 से लागू किया गया था। नेक्स्ट आइए 41 नंबर में बोला कि आईएमएफ के प्रथम उप प्रबंधक निर्देशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए हो जाएगा गीता गोपीनाथ को। गीता गोपीनाथ को पदोन्नत कर आईएमएफ का प्रथम उप प्रबंधक निदेशक बनाया गया है। ठीक है, और आईएमएफ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है और इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आइए 41 हो गया। अब जो क्वेश्चन है, अब यहाँ पे से साइंस का हमारा क्वेश्चन आएगा। करंट अफेयर्स का हो चुका है, अब साइंस से लेकर के क्वेश्चन। साइंस में आप लोग जानते होंगे करीब करीब 30 क्वेश्चन जो है वो साइंस से आता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस वजह से यहाँ पे हमने साइंस को भी कवर करने का प्रयास किया है। महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसका भी मैंने संकलन यहाँ पे निकाला है। तो चलिए यहाँ पे 100 नंबर से शुरू करते हैं, क्योंकि सेट में 100 नंबर से ही आपका शुरू हुआ था ये करंट अफेयर्स, ये साइंस का क्वेश्चन। तो चलिए, लेंस की शक्ति किसमें मापी जाती है 100 का, ये तो बहुत बार बीपीएससी में पूछ चुका है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा डायप्टर में। ठीक है, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायप्टर होता है और लेंस की क्षमता का मान उस लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है, यानी कि डायप्टर बराबर 1/f होता है। ठीक है, और इसको आप लोग को अगर नहीं पता होगा तो ये नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ये 101 नंबर बोरा गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि एक
इसको जी कैपिटल जी में डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जी का जो मान होता है वो क्या होता है, तो ये जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। और इसका जो मान होता है ये हम लोग कहाँ से निकालते हैं, तो देखिए एक फार्मूला होता है F बराबर जी इंटू M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर। तो यहीं से ये जी का वैल्यू रहता है। तो इसका जो सही मान है 101 का, आप लोग बताइए कौन सा होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। जो फार्मूला मैंने लिखवाया था उसी से इसका यूनिट भी निकल जाता है आसानी से। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो पूछेगा कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का यूनिट क्या होता है, या फिर इसका वैल्यू क्या होता है, ये पूछ सकता है। नेक्स्ट है 102 में। 102 में बोला कि यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है, यह किसका नियम है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी पास्कल का नियम है, ठीक है। पास्कल के नियम के अनुसार प्रथम नियम था कि यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है। और दूसरा था कि किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचरित कर दिया जाता है। और दाब जो है यानी कि प्रेशर जो है एक अदिश राशि है, यानी कि एक स्केलर क्वांटिटी है। और दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति मीटर या फिर पास्कल होता है। नेक्स्ट आई 103 नंबर में। 103 बोल रहा है कि प्रथम बार निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है। पहले पृथ्वी को ही ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु माना जाता था, लेकिन एक प्रथम बार यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रथम बार किस वैज्ञानिक ने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु पर नहीं है। तो इसका 103 का सही हो जाएगा ऑप्शन ए कोपरनिकस ने ये कहा था। तो इसको भी ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है 104 में बोला निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे निर्वात में संचरण नहीं कर सकती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 104 का ऑप्शन ए ध्वनि तरंग जो है निर्वात में संचरण नहीं कर सकती है। यही वजह है कि चंद्रमा पर जो है दो व्यक्ति अगर खड़े रहे पास में तो वो क्या बोलेंगे सुनाई नहीं देगा। नेक्स्ट है 105 नंबर में अति चालकता यानी कि सुपर कंडक्टिविटी की खोज किसने की थी। तो 105 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन ए केमरलिंग ओन्स ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट आई 106 नंबर में बोला किसी पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से क्या प्राप्त होता है। तो 106 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी द्रव्यमान यानी कि मास। संवेग यानी कि मोमेंटम होता है तो P = mv होगा, और नीचे वेग यानी कि वेलोसिटी वे हो जाएगा तो v कट जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल मास ही बचेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 107 नंबर में। ये इंपॉर्टेंट है, त्वरण है यानी कि त्वरण को इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये होता है वेलोसिटी बाई टाइम, ठीक है। और ऐसे इसको फिर वेलोसिटी को तोड़िएगा तो फिर मीटर बाई सेकेंड हो जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका सही हो जाएगा। तो त्वरण का ये वाला सही है। बल का आप लोग न्यूटन जानते हैं, सही है। दाब का भी मैंने बताया पास्कल है। संवेग का जो है 100 डी का संवेग का एसआई मात्रक जो होता है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है, जो कि यहाँ पे गलत दिया गया है। याद रखेंगे क्या होता है, किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड। नेक्स्ट आइए 108 नंबर में। बोला कि दो बिंदुओं को विभव यानी कि पोटेंशियल में भिन्नता को मापने वाला यंत्र है। दो पोटेंशियल डिफरेंस को मापता क्या है, तो वोल्टमीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट आइए 109 नंबर में। न्यूट्रॉन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 109 का देखिए न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है, पहले देखिए न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जेम्स चैडविक ने की थी, सही है। कब की थी, तो 1932 में की थी। और बोला कि यह एक उदासीन कण है, ये भी सही है। और बोला कि इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, तो ये भी सही है, सी नंबर भी। और उसके बाद पूछ रहा है कि इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। तो देखिए न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो लगभग 1.67 इंटू 10⁻31 kg होता है, और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो यहाँ पे 1.67 इंटू 10⁻31 kg होता है। तो ये जो है
प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, ना कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर। तो यहाँ पे डी जो है गलत है, बाकी ए बी सी जो है वो सही है। तो ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आइए 110 नंबर में बोला कि निम्नलिखित में से कौन धातुओं के महत्वपूर्ण भौतिक गुण है। तो 110 के यहाँ पे धातुओं के महत्वपूर्ण गुण जो बोल रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं कि धातु क्या होता है कि धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। तो यहाँ पे ये पहला वाला कुचालक दिया गया है जो कि गलत है। सुचालक यानी कि गुड कंडक्टर होता है, ना कि इंसुलेटर होता है। दूसरा है धातुओं का घनत्व उच्च होता है। तो यहाँ पे एक चीज आप लोग और नोट कर ले कि धातुएं वे तत्व होती हैं जो इलेक्ट्रॉन खोकर धनात्मक आयन बनाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है। तब जब इलेक्ट्रॉन निकलेगी तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है धातुओं पे, और धातुओं के परमाणु के बाह्यतम कोश में सामान्यतः 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और धातुएं चमकदार होती हैं तथा उन पर पॉलिश किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पे देखिए धातुओं घनत्व उच्च होता है, 20 सही हो जाएगा। धातुएं आघात वर्ध एवं धातुएं जो है तन्य होती हैं, तो ये भी सही है। अधिकांश धातुएं गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट आइए 111 में डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है। तो डेसिबल का आप लोग जानते हैं कि ध्वनि की तीव्रता में मापा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 112 नंबर, आप लोग जल्दी से बताइए आंसर। मोती पर्ल का मुख्य रासायनिक अव्यय क्या है। मोती को पर्ल भी बोला जाता है, उसका मुख्य रासायनिक अव्यय क्या है। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बनाइए। तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, CaCO3। तो इसका बहुत आसान था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट आइए 113 नंबर में, 113 बोल रहा है यहाँ पे कि पेरिपेट संयोजक कड़ी है। तो पेरिपेट संयोजक किसकी कड़ी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनिलीडा व ऑर्थोपोडा का यह एक संयोजक कड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट आइए 114 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमलित नहीं है। ठीक है, सुमलित नहीं है पूछ रहा है। तो हैजा रोग, यहाँ पे पहले आइए हैजा रोग। तो हैजा रोग जो है, तो यहाँ पे आप लोग एक चीज नोट कर लें कि यहाँ पे जो पूछ रहा है कि सुमलित नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। हैजा रोग जो है वो सही सुमलित नहीं है, ट्रेपोनोमा पैलेडियम से नहीं होता है। ठीक है, तो हैजा रोग जो होता है वो विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया से होता है, जो कि जल, खाद्य पदार्थ तथा मक्खियों द्वारा तेजी से फैलता है। बाकी इसमें सभी जो सही है, प्लेग जो है पास्चुरेला पेस्टिस से, काली खांसी जो होता है बोर्डिटेला पर्टुसिस से, और गोनोरिया रोग जो होता है वो निसेरिया गोनोरिया से होता है। तो यहाँ पे सी जो है वो केवल गलत है। नेक्स्ट आइए 115 में, 115 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पॉलीपेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है। तो 115 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, इरेप्सिन। इसको आप लोग को नोट कर लेना है, इरेप्सिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइए 16 नंबर में, बोला मस्तिष्क का कौन सा भाग उपापचय, रक्तचाप तथा हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग उपापचय, रक्तदाब तथा हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। तो 116 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेडुला ऑब्लंगाटा। ये वाला पूछा हुआ है। ठीक है, तो मतलब ये वाला पूछ सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 116 नंबर। नेक्स्ट आइए 117 में कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि विशेषताएं हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करती है। कौन सा हार्मोन है जो शरीर की वृद्धि में विशेषता जो है वो हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। तो 117 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन बी, STH हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट आइए, और यहाँ पे देखिए एक बार आप लोग इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा। STH, TSH ये सब का फुल फॉर्म होता है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। स्टिमुलेटेड होता है, एक का टी का देख लीजिएगा कि क्या होता है, तो इसका भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 118 नंबर में, बुरा निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन रेशम तथा मकड़ियों के धागे के निर्माण में सहायक होता है। तो 118 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फाइब्रोइन। फाइब्रोइन प्रोटीन्स जो है
वो रेशम तथा मकड़ियों के धागे के निर्माण में सहायक होता है, और केराटिन त्वचा, बाल, नाखून के निर्माण में सहायक होता है, और जो कोलेजन तंतुमय संयोजी ऊतक के निर्माण में प्रयुक्त होता है, और जो इलास्टिन है एक तंतुमय प्रोटीन है जो लिगामेंट्स व रुधिर वाहिनियों के पीले ऊतक में मिलता है। नेक्स्ट आइए 119 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अनाज, मांस, मछली तथा अंडों से प्राप्त होता है? तो 119 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ई। देखिए यहाँ पे एक चीज नोट कर लीजिएगा कि विटामिन बी1 जो है वो अनाज के छिलकों, मांस, मेवा, सोयाबीन, मछली, अंडों आदि से मिलता है, और बी6 जो है दूध, अनाज, मछली, मांस आदि से भी मिलता है, और यहाँ पे जो है ये बी और सी दोनों हो जाएगा ऑप्शन, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है 120 में, किस जंतु के आरबीसी में केंद्रक होते हैं? तो 120 का यहाँ पे ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए सामान्यतः आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन ऊंट और लामा में ये आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऊंट और लामा। नेक्स्ट आइए 121 नंबर में, बोला कि फिलोसफिक जूलॉजिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए हो जाएगा, लैमार्क के द्वारा। लैमार्क ने अपना सिद्धांत फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक में प्रस्तुत किया था, और लैमार्क ने जैव विकास के संबंध में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट आइए 122 नंबर में, बोला कि घासों के अध्ययन एवं देखभाल को क्या कहा जाता है? तो 122 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एग्रोएस्ट्रोलॉजी। याद कर लीजिएगा, घासों के अध्ययन एवं देखभाल के अध्ययन को एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट आइए 123 में, बोरा नींबू में डाईबैक रोग किस तत्व की कमी से होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉपर की कमी से नींबू में डाईबैक रोग बीमारी हो जाता है। याद कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक है कि नींबू में लिटिल लीफ रोग भी कॉपर की कमी से ही होता है। नेक्स्ट आइए 124 में, 124 में बोला कि सीओ का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? तो ये आपका जो क्वेश्चन है, सीओ का बॉन्ड ऑर्डर, ये आपका 64th बीपीएससी में पूछा गया था पीटी में। तो याद कर लें, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3 होता है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर एक अणु में 2 परमाणुओं के बीच बॉन्ड में शामिल इलेक्ट्रॉनों की संख्या का माप होता है। 125 में आइए, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, तो 125 का जो सी है ये सही सुमेलित नहीं है, रैंसिड बटर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लें एक एक करके, संतरा तथा नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। 1 मिनट यहाँ पे हम देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे देख लें कि चींटी का डंक जो है मेथेनोइक अम्ल, यहाँ पे मेथेनोइक अम्ल इसमें तो पाया ही जाता है। अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, और सिरका विनेगर का जो रासायनिक नाम है वो एसिटिक अम्ल ही है, तो ये भी सही है। और जो सिट्रिक अम्ल जो होता है वो जो पाया जाता है वो आपका सिट्रिक अम्ल जो होता है संतरा तथा नींबू में पाया जाता है, न कि रैंसिड बटर में। तो ऑप्शन सी जो है वो गलत है। याद रखिएगा, संतरा तथा नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट आइए 126 में, बोल रहा है 126 में, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो 126 का यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा युग्म सुमेलित है पूछ रहा है। तो 126 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम कार्बोनेट ली ब्लैंक विधि से प्रयुक्त क्रम से इसका निर्माण किया जाता है। ये जो है यहाँ पे सही है। ठीक है, और याद करें कि हॉबर विधि से जो है वो आपका अमोनिया का निर्माण होता है, और इस्पात का निर्माण बेसमर विधि से होता है, तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 अम्ल का निर्माण जो है वो संपर्क विधि के द्वारा होता है। तो ये सब इसमें सुधार कर लीजिएगा। इस्पात का पूछेगा तो याद कर लीजिए बेसमर विधि के द्वारा, सल्फ्यूरिक अम्ल का पूछेगा तो संपर्क विधि के द्वारा, अमोनिया का पूछेगा तो हैबर विधि के द्वारा निर्माण होता है। तो ये सब सुधार कर लीजिएगा, ऑप्शन डी जो है ये सही है। नेक्स्ट आइए 127 में, बोला कि सोडा लाइम ग्लास के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो 127 का यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए सोडा लाइम ग्लास को बनाने में सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट
और फिर सिलिका का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस तरह से करके हमारा ये जो टेस्ट का जो कलेक्शन था उसमें करंट अफेयर्स और साइंस का मैंने क्वेश्चन करवा दिया है। और बहुत जल्द मिलते हैं आप लोग को एक नए वीडियो में, नए सेक्शनल टेस्ट में। और उम्मीद करते हैं कि ये टेस्ट सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा। और अगर पसंद आ रहा है तो कृपया करके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।